सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द अनटचेबल्स के बारे में। ये कहानी है दुनिया के सबसे खतरनाक गैंगस्टर एल कैपोन की, जिसे लगता था कि उसे कभी कोई नहीं छू सकता। लेकिन तब शहर में एक पुलिस वाला आया जिसने अपनी एक छोटी सी टुकड़ी बनाई और एल कैपोन की धज्जियां उड़ा करके रख दी। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1930 का दृश्य आता है और ये शहर है शिकागो। ये वो वक्त है जब अमेरिकी सरकार ने पूरी तरीके से शराब पे बैन लगा दिया है। ना ही कोई यहाँ पे शराब बना सकता है और ना ही बाहर से ला सकता है। मगर ऐसे समय में ही कुछ ऐसे लोग आते हैं जो सारी चीजों को बदलते हैं, और इन चीजों को बदलने के लिए अब आता है गैंगस्टर जिसका नाम है एल कैपोन। उसे पता है कि लोग शराब की लत कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जिसे शराब पीनी है वो दुगने पैसे दे करके भी पिएगा, और इससे अच्छा कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। एल कैपोन ने अपनी शुरुआत की छोटे मोटे गैंगस्टर्स को मार करके, ताकि शहर में उसका कोई भी कंपटीटर ना रहे। इस काम को शुरू करने से पहले एल कैपोन बस एक बाउंसर हुआ करता था, लेकिन उसके सपने हमेशा ही बड़े थे। इसीलिए उसने सबको मारा और शराब के बिजनेस को शुरू कर दिया। इसमें जैसे जैसे उसके पास पैसे आने लगे उसने सबको खरीदना शुरू कर दिया, चाहे वो पुलिस वाले हों या फिर यहाँ के पॉलिटिशियंस। कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। जितने भी छोटे मोटे गैंगस्टर हैं वो उसके साथ ही मिलकर के काम कर रहे हैं। किसी में भी हिम्मत नहीं है कि कोई उसके सामने चू तक कर सके। एल कैपोन दुनिया के सामने बताता है कि वो बस एक बिजनेसमैन है, ना कि कोई गैंगस्टर। मगर उसके जितने भी काम हैं वो सारे के सारे काले धंधे हैं। वो एक शानदार जिंदगी बिताता है, वो भी 5 स्टार होटल में। यहाँ पर मीडिया वाले आते हैं उसका इंटरव्यू लेने के लिए। इंटरव्यू देते समय वो सिर्फ मजाक करता है। वो हर चीज का मजाक बनाता है और कहता है कि पता नहीं लोग मुझे गलत क्यों समझते हैं। मैं तो एक मामूली व्यापारी हूँ जो शहर में अपना धंधा कर रहा है। मेरा कोई भी काम इलीगल नहीं है। तभी दूसरी तरफ हम कैपोन के आदमी को देखते हैं जो जाता है एक दुकान के अंदर और उसे कहता है कि मुझे पता लगा है कि तुमने कहीं और से शराब ली है। जिसने तुम्हें शराब बेचा है वो भी मरेगा और तुम भी मरोगे। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तब वो कहता है कि तुम्हारे शराब बहुत ही ज्यादा महंगे हैं और जहाँ से मैं शराब लाया था उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी और वो सस्ता भी था। अगर आगे मुझे मौका मिलेगा तो मैं फिर उससे ही शराब खरीदूंगा। अब इन बातों को सुनने के बाद कैपोन का आदमी बाहर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद कैपोन का एक और आदमी अंदर आता है जिसका नाम है फ्रैंक नीटी। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस है। वो थोड़ी देर तक दुकानदार से बात करता है और ब्रीफकेस को छोड़ करके निकल जाता है। इस चीज को एक लड़की देख लेती है। वो भाग करके जाती है ब्रीफकेस के पास और उठा के आने लगती है फ्रैंक नीटी के पीछे और चिल्ला करके कहती है कि आप अपने बैग भूल गए हैं। मगर इस मासूम बच्ची को ये बात पता नहीं है कि इस ब्रीफकेस के अंदर बॉम्ब है। वो जैसे ही दरवाजे तक आती है बॉम्ब फटता है और सारे के सारे लोग मारे जाते हैं, लड़की भी, और फ्रैंक नीटी यहाँ से निकल जाता है। कैपोन के चर्चे अब पूरे शहर में है। सारे के सारे लोग परेशान हैं। वो किसी को भी मारता है, किसी के साथ कुछ भी करता है। पुलिस वाले उसे किसी भी कीमत पे रोकना चाहते हैं। तब इनकी नजर जाती है ट्रेजरी डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर पे जिसका नाम है एलियट नेस। एलियट को पुलिस डिपार्टमेंट वाले बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास पूरी छूट है, किसी भी कीमत पे कैपोन को रोकना है, तुम्हें जो करना है वो करो। तब एलियट मान जाता है। वो अपनी एक छोटी सी टुकड़ी बनाता है और एक एक करके रेड मारना शुरू कर देता है कैपोन के वेयर हाउसेस पर। उसने बहुत मुश्किल से इन सारे खबरों को इकट्ठा किया है। वेयर हाउस पे पहुंचता है मीडिया वालों के साथ। यहाँ पर बहुत सारे पैकेजेस पड़े हुए हैं जिसपे कैनेडियन फ्लैग्स बने हुए हैं। वो सबको कहता है कि कनाडा से ही शराब आ रहा है। मगर वो जैसे ही बॉक्स को खोलता है अंदर उसे सिर्फ और सिर्फ छतरी मिलती है, जिसे देखने के बाद सारे लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। यहाँ पर इलियट को पहली बार एहसास होता है कि जितनी भी बातें उसने सुनी थी सारी की सारी सही है, कि कैपोन ने पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को खरीद के रखा है। यानी डिपार्टमेंट से ही किसी ने कैपोन को बता दिया कि मैं क्या करने वाला हूँ। यानी कि आगे से उसे मुस्तैद रहने की जरूरत है। दूसरी तरफ हम कैपोन को देखते हैं। कैपोन जब अखबार में इस खबर को देखता है तो खूब हंसता है कि एक ऑफिसर बाहर से आया था और उसने उसका मजाक बना दिया। यहाँ पर हमें पता लगता है कि कैपोन को खबर देने वाला पुलिस कमिश्नर है जिसका नाम है माइक। दूसरी तरफ अब इलियट बहुत ही ज्यादा निराश है। हर तरफ उसके बारे में निंदा की जा रही है कि उसने इतनी तैयारी की और उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वो अखबार को देखता हुआ चला आता है एक ब्रिज के नीचे और पढ़ करके उदास हो रहा होता है। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे एक कांस्टेबल आता है जिसका नाम है मेलोन और इलियट को देख करके कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। वो उससे पूछताछ करने लगता है। थोड़ी देर के बाद इलियट अपने बारे में बताता है। तब मेलोन शांत होता है और कहता है कि तुमने ही वो रेड मारी थी, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं है कि यहाँ का डिपार्टमेंट कैसा है। वो तुम्हें कभी भी कैपोन तक नहीं पहुँचने देंगे। वो सबको पैसे खिलाता है और प्रमोशन भी होती है, और जो उसकी बातों में नहीं आता उसकी कभी प्रमोशन नहीं हो पाती। यहाँ पे सारी चीजें घूस पे ही चलती है और मेरे जैसे लोग पीछे रह जाते हैं। मैं हमेशा से एक कांस्टेबल ही रह गया क्योंकि मैंने घूस नहीं खाया। इतना कह के मेलोन चला जाता है। उसकी बातों को सुनने के बाद इलियट को एहसास होता है कि उसके पास एक ही तरीका है कैपोन को बर्बाद करने का, कि वो ईमानदार लोगों की एक फौज बनाए। वो जब तक बेईमानों के साथ रह के काम करेगा वो कभी भी कैपोन तक नहीं पहुंच पाएगा, और मेलोन उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट आदमी है। वो अगले ही दिन पहुंच जाता है उसके घर पे और उसे पूरा आइडिया बताता है। वो चाहता है कि मेलोन उसके साथ मिलकर के काम करे। तब मेलोन उसे लेकर के जाता है एक चर्च में और बताता है कि अगर तुम्हें कैपोन को पकड़ना है तो कभी भी पुलिस वालों से काम नहीं बनेगा। सारे के सारे पुलिस
पुलिस वाले बिके हुए हैं और जो नहीं बिकता उसे वो मरवा देता है। हमारे पास एक ही तरीका है कि हम पुलिस एकेडमी जाएं और वहाँ से अपनी टीम बनाएं, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है कि घूस क्या होता है और वही लोग हमारे काम के होंगे। फिर ये दोनों पहुंच जाते हैं पुलिस एकेडमी। यहाँ आकर के इन्हें पता लगता है कि यहाँ पर जॉर्ज स्टोन नाम का एक आदमी है जो सबसे खतरनाक शूटर है। ये लोग पहले उसकी शूटिंग स्किल को देखते हैं, उसके बाद मेलोन उसके पास पहुंच करके बदतमीजी करने लगता है और उसकी बंदूक भी ले लेता है। एक वक्त के बाद स्टोन गुस्से में आकर के अपनी दूसरी बंदूक तान देता है मेलोन पे। तब मेलोन कहता है कि हमें तुम जैसे ही जोशीले लड़कों की जरूरत है। उसे वो लोग टीम में शामिल कर लेते हैं। जैसे ही इन्हें अगली टिप मिलती है ये लोग तैयार हो जाते हैं फिर से रेड मारने के लिए। तभी इनकी नजर पड़ती है ऑस्कर नाम के एक ऑफिसर पे जो कैलिफोर्निया से यहाँ पर आया हुआ है और वो एल कैपोन को स्टडी कर रहा है कि उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से, और ये परफेक्ट बंदा है। अब इनकी टीम पूरी हो जाती है। जब ये लोग निकल रहे होते हैं तभी इन्हें माइक देख लेता है और इलियट से कहता है कि इस आदमी को तुमने भर्ती किया है, जो आदमी पूरी जिंदगी एक कांस्टेबल ही रह गया। वो मेलोन का मजाक बनाता है मगर मेलोन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। अब ये लोग सीधा पहुंचते हैं पोस्ट ऑफिस। सबको लगता है कि यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का काम होता है, लेकिन इसकी आड़ में कैपोन एक बहुत बड़ा वेयर हाउस चलाता है और आज से पहले यहाँ पर कोई भी नहीं आया। मगर ये चारों अंदर घुसते हैं और सारे के सारे शराब को सीज कर देते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉई हैं सबको गिरफ्तार भी करते हैं। तभी हम कैपोन को देखते हैं जो एक डिनर पे आया हुआ है। जैसे ही उसे ये खबर मिलती है वो सबसे पूछता है कि पोस्ट ऑफिस वाले वेयर हाउस का इंचार्ज कौन है। जैसे ही उसे पता लगता है वो एक डंडे से सबके सामने उसे पीट पीट के मार देता है। यह मंजर बहुत ही भयानक है जिसे देख करके सारे लोग डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि अब कैपोन की हालत खराब हो रही है, क्योंकि पहली बार उसके वेयर हाउस पे किसी ने रेड मारा है और ये बात जल्दी ही बाहर आएगी। तब उसका दबदबा कम होने लगेगा और ऐसा ही होता है। मीडिया वाले पहुंच जाते हैं इन चारों के पास, उनकी फोटो खींचते हैं और उन्हें नाम देते हैं द अनटचेबल्स का। लेकिन इन चारों की भूख यहीं पे खत्म नहीं होने वाली। वो किसी भी कीमत पे एल कैपोन को पूरी तरीके से मिटाना चाहते हैं। जब ये लोग अपने काम पे लगते हैं तब इन्हें पता लगता है कि एल कैपोन के खिलाफ इनके पास कोई भी सबूत नहीं है, क्योंकि उसके जितने भी काम है वो खुद नहीं करता, अपने लोगों से करवाता है। इनके पास कोई भी सबूत नहीं है कि ये लोग उसे गिरफ्तार कर पाए। तब इन्हें भी समझ में नहीं आता कि ये क्या करे। ये लोग ऑस्कर को काम पे लगा देते हैं कि वो सारी चीजों के बारे में जानकारियां इकट्ठा करना शुरू करे। ऑस्कर बहुत समय देता है और अंत में आकर के बताता है कि अभी भी हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन एक ही रास्ता है हमारे पास। एल कैपोन के पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और वो बहुत ज्यादा पैसे बनाता है। उसका मानना है कि वो एक बिजनेसमैन है, मगर पिछले 4 साल में उसने कोई भी इनकम टैक्स फाइल नहीं किया। इसके बेसिस पर हम उसके खिलाफ केस बना सकते हैं और टैक्स चोरी में उसे गिरफ्तार भी कर सकते हैं। ये आइडिया इन्हें अच्छा लगता है। सब अपनी तैयारी में लग जाते हैं। तभी एक दिन इनके ऑफिस में आता है एक मंत्री, जिसे देखने के बाद सबकी हालत खराब हो जाती है, मगर इलियट अभी भी यहीं पर है। सब लोग चले जाते हैं और वो मंत्री बात करता है इलियट से। उसे बताता है कि एल कैपोन को परेशान करना बंद कर दो, इस पूरे शहर को वही चलाता है। अगर उसके अलावा तुम्हें किसी को भी पकड़ना है तो मैं डायरेक्ट तुम्हें ऑर्डर्स दूंगा। इतना कहते हुए एक एनवेलप रख देता है इलियट के सामने, जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। इस चीज को देखते ही इलियट गुस्सा हो जाता है और पैसे उसके मुंह पे फेंक के मारता है। तब वो आदमी कहता है कि मीडिया वालों ने तुम्हें अनटचेबल्स का नाम दिया है। उनका मानना है कि तुम्हें कोई नहीं छू सकता, लेकिन ये बात गलत है। इस शहर में एल कैपोन जिसे चाहे उसे मार सकता है। इतना कह के वो निकल जाता है। अब शाम में जैसे इलियट घर पे आता है वो देखता है कि उसके घर के सामने एक गाड़ी खड़ी है जिसके अंदर फ्रैंक नीटी बैठा हुआ है। वो इलियट को देखते हुए कहता है कि तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है और तुम्हारी बच्ची भी छोटी है। अपने परिवार को छोड़ करके तुम कहाँ भटक रहे हो? तुम दिन भर घर पे नहीं होते हो, तुम्हारे परिवार के साथ कुछ भी हो सकता है। इतना कह के वो निकल जाता है। इलियट भी अब डरा हुआ है। वो भागते हुए घुसता है घर के अंदर। तब देखता है कि उसकी पत्नी और उसकी बच्ची दोनों के दोनों सुरक्षित हैं। मगर अब वो समझ चुका है कि एल कैपोन कुछ भी कर सकता है। वो तुरंत अपने परिवार को भेज देता है शहर से बाहर, अपने सारे लोगों को बुलाता है और कहता है कि अब समय आ चुका है। इस बार एल कैपोन ने लाइन क्रॉस कर दी। उसने मेरे घर पे गुंडे भेजे थे। उसकी बातें सुनने के बाद उसके साथी कहते हैं कि ये समय आपा खोने का नहीं है। हमें खबर मिली है कि कल कनाडा से बहुत ज्यादा शराब आ रही है यहाँ पे और सब कुछ एल कैपोन का है। अभी हमें उस पर फोकस करना है। ये लोग पहुंच जाते हैं कैनेडियन बॉर्डर पे और वहाँ के पुलिस वालों को भी इत्तला कर देते हैं। कैनेडियन पुलिस वाले भी दूसरी तरफ आ चुके हैं। ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन कब होने वाला है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर गाड़ी आती है जिसमें शराब भरा हुआ है। इस चीज को देखते ही ये लोग दोनों तरफ से हमला करते हैं। एक तरफ से कैनेडियन पुलिस वाले और एक तरफ से ये चारों। हर तरफ से गोलीबारी हो रही है। तभी ये गोली जाकर के लग जाती है स्टोन को। सारे लोग अब हक्के बक्के हैं। तब ऑस्कर यहाँ पर अपनी चालाकी दिखाता है। वो एक एक करके सबको मार रहा है। अंत में सबको मारने के बाद ये लोग देखते हैं कि एक बंदा भाग रहा है। तब ये लोग उसे पकड़ते हैं। इस आदमी का नाम है जॉर्ज। उसकी तलाशी लेने के बाद इन्हें एक डायरी मिलती है जिसके अंदर उसने सारा हिसाब रखा है कि एल कैपोन का शराब कब कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। यानी कि जॉर्ज उसका अकाउंटेंट है। इस चीज को देखते ही वो लोग कहते हैं कि अब तुम्हें एल कैपोन के खिलाफ गवाही
गवाही देनी पड़ेगी कि ये काम तुम उसके लिए करते हो। जॉर्ज कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब मेलोन भड़क जाता है और मारना शुरू कर देता है उसे। मगर इतना मार खाने के बाद भी जॉर्ज गवाही देने के लिए नहीं मानता। तब मेलोन अपना दिमाग लगाता है और जाता है बाहर उसे एक लाश नजर आती है, मगर ये बात जॉर्ज को पता नहीं है कि वो लाश है। वो लाश को उठाता है और उससे इंट्रोगेशन करने का नाटक करता है, और जब उसे जवाब नहीं मिलता तब वो गोली चला देता है लाश के भेजे पे। इस चीज को देखते ही जॉर्ज रोने लगता है। उसे लग रहा है कि अब ये लोग उसे भी मार देंगे। तब वो मान जाता है गवाही देने के लिए। तभी ये खबर मिलती है अल कैपोन को। वो भड़क जाता है कि आखिर वो लोग बार बार उसके सारे अड्डों पे छापा कैसे मार रहे हैं। वो गुस्से में अपने आदमियों को कहता है कि इलियट के साथ साथ उसके परिवार को खत्म कर दो, मगर इलियट के परिवार वाले कब के शिकागो से बाहर जा चुके हैं। वो उन तक नहीं पहुंच पाता। इलियट जाता है अपनी पत्नी के पास तो देखता है कि उसने एक बेटे को जन्म दिया है। इस चीज से इलियट बहुत खुश है। दूसरी तरफ पूरे डिपार्टमेंट में वाहवाही हो रही है इन चारों की। अखबार में हर रोज इनकी खबरें छप रही हैं। सबका मानना है कि जल्दी एल कैपोन जेल जाएगा अगर जॉर्ज ने गवाही दे दी तो। अब गवाही का दिन आ चुका है। ऑस्कर जॉर्ज को लेकर के जाता है लिफ्ट में नीचे लेकर के जाने के लिए, मगर उनके सामने पुलिस यूनिफॉर्म में फ्रैंक नीटी खड़ा है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है वो जॉर्ज के साथ साथ ऑस्कर को भी मार देता है। थोड़ी देर के बाद जब ये लोग लिफ्ट में आते हैं तब इलियट को 2 लाशें नजर आती हैं और उसके बगल में खून से लिखा हुआ है टचेबल्स, यानी एल कैपोन इस शहर में कुछ भी कर सकता है। उसके लिए कोई भी अनटचेबल नहीं है। अपने साथी के मौत के बाद अब इलियट भड़क चुका है। वो सीधा पहुंच जाता है उस होटल में और कहता है कि मुझे एल कैपोन से मिलना है। जैसे ही एल कैपोन सामने आता है इन दोनों के बीच गर्मा गर्मी होने लगती है। एल कैपोन चिल्ला करके कहता है कि तुम कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे, तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है मुझे गिरफ्तार करने के लिए। इलियट कहता है कि मैं बहुत ही जल्द तुझे मार दूंगा। वो कहता है कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी इलियट अपनी बंदूक निकाल लेता है। इस चीज को देखने के बाद एल कैपोन के लोग भी बंदूकें निकाल लेते हैं, मगर यहाँ पर मेलन भी है। मेलोन लेके चला जाता है इलियट को बाहर। जब ये लोग बैठे होते हैं तब मेलोन कहता है कि हमारे पास एक और रास्ता है। जॉर्ज भले ही मर गया हो, मगर एल कैपोन का अभी भी एक अकाउंटेंट जिंदा है जिसका नाम है वॉल्टर, और उसके पास सारी जानकारियां होती हैं। अगर वो कोर्ट में आ जाए तब सब कुछ बक देगा। इस बात को सुनते ही इलियट पहुंचता है यहाँ के जज के पास और वॉल्टर के पास ऑर्डर भिजवाता है कि उसे कोर्ट में आना पड़ेगा। मगर जैसे ही ये बात एल कैपोन को पता लगती है वो अपने आदमियों को कहता है कि वॉल्टर को लेकर के शिकागो से बाहर चले जाओ, तब उसे कोर्ट में पेश ही नहीं होना पड़ेगा। तभी मेलोन पहुंच जाता है कमिश्नर माइक के पास और उस पर चिल्ला करके कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची हो तो अभी भी हमारी मदद करो। हमारे डिपार्टमेंट का एक आदमी मरा है, इसे देखने के बाद तुम चुप कैसे बैठ सकते हो? मुझे बताओ कि वॉल्टर कहाँ पे है। मगर माइक अभी भी कुछ नहीं बताता। तब मेलोन उसे पीटने लगता है और कहता है कि वॉल्टर का पता बताओ। तब फाइनली माइक को बताना पड़ता है। मगर जब यहाँ से मेलोन जा रहा होता है तब माइक चिल्ला करके कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। एल कैपोन से कोई पंगा नहीं ले सकता, वो सबको मार देगा, तुम्हें भी। मगर मेलोन को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वो घर आता है और सीधा कॉल करता है इलियट और स्टोन को अपने घर आने के लिए। मगर अब ये बात पता लग गई है एल कैपोन के आदमियों को। एक आदमी घुस जाता है मेलोन के घर के अंदर, मगर मेलोन भी तैयार बैठा था। वो जैसे ही उस आदमी को देखता है अपनी बंदूक निकाल करके उसके ऊपर तान देता है और कहता है मेरे घर से बाहर निकलो। पर जैसे ही वो बाहर आता है हम देखते हैं नीटी को। अब मेलोन नीटी के निशाने पे है। वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है और गोलियों से छल्ली कर देता है मेलोन को। मेलोन किसी तरीके से रेंगता हुआ आता है अपने घर के अंदर। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर स्टोन और इलियट भी आते हैं। अभी भी वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। मरते मरते वो बता देता है कि वॉल्टर कौन से ट्रेन से बाहर जा रहा है आज रात, ताकि ये लोग उसे जा करके पकड़ सके। तुरंत ये लोग पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन। स्टोन जाने लगता है ट्रेन की तरफ और इलियट बाहर खड़ा है ताकि वो उसे पहचान सके। तभी इलियट की नजर पड़ती है एक औरत पे जिसके पास एक छोटा सा बच्चा है और बहुत सारे बैग्स। वो चला जाता है उस औरत की मदद करने के लिए। इसी बीच ये लोग देखते हैं कि वॉल्टर यहाँ पे आ चुका है, मगर वो अकेला नहीं है। कैपोन के बहुत सारे लोग उसके साथ हैं। इलियट अपने आप को छुपाने लगता है ताकि वो लोग गोली ना चलाए। अगर उन लोगों ने गोली चलाई तो गोली इस औरत या बच्चे को भी लग सकती है। मगर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर गोलीबारी की शुरुआत हो जाती है। हर तरफ से गोलियां चल रही हैं। गोलियों की आवाज सुनने के बाद स्टोन आ जाता है जिसका निशाना अचूक है। ये दोनों मिलकर के सबको मार देते हैं। कैपोन का सिर्फ एक आदमी जिंदा बचता है जो वॉल्टर पे बंदूक तान देता है और कहता है कि वॉल्टर हमारे किसी काम का नहीं है, मगर ये तुम्हारे काम का है। अगर तुम लोग आगे आए तो मैं वॉल्टर को मार दूंगा। इस चीज को देखने के बाद इलियट अपनी बंदूक को नीचे कर देता है, मगर स्टोन घायल नीचे गिरा है, उसे गोलियां लगी हैं। फिर भी वो निशाना लगाता है और मार गिराता है उस आदमी को। वॉल्टर की अब हालत खराब है। वो जानता है कि कैपोन के लोग किसी के भी सगे नहीं है, वो कभी भी उसे मार गिराएंगे। इसीलिए वो इलियट के साथ मिल जाता है ताकि सरकार उसे बचाए। फिर अगले ही दिन वॉल्टर को पेश किया जाता है कोर्ट में और वो एक एक करके कैपोन के बारे में सारी बातें बताने लगता है। मगर कैपोन यहीं पे बैठा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो बिल्कुल रिलैक्स बैठा है। उसे पता है कि उसने जूरी को पहले ही खरीद लिया है, कोई भी उसके खिलाफ कोई भी गवाही नहीं देगा। इसी बीच में नीटी आकर के बात करता है कैपोन से और इन सारी चीजों को यहाँ पर बैठ करके इलियट और स्टोन देख रहे हैं। जब नीटी बात कर रहा होता है तभी इलियट की नजर पड़ती है उसके बंदूक पे। तब वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। बाहर आते ही वो लोग उसे दबोच लेते हैं और कहते हैं कि कोर्ट के अंदर तुम बंदूक लेकर के कैसे आए। तब वो एक नोट दिखाता है जिसे मेयर ने लिखा है और उस नोट के अकॉर्डिंग वो किसी भी सरकारी
सरकारी दफ्तर में बंदूक लेकर के जा सकता है। मगर इसी बीच इलियट की नजर पड़ती है एक मैच बॉक्स पे जिसके ऊपर मेलोन के घर का एड्रेस लिखा हुआ है। इस चीज को देखते ही इलियट को इस बात की पुष्टि हो जाती है कि इसी ने मेलोन को मारा है और इस चीज को कहीं ना कहीं नीटी भी देख लेता है। उसे पता है कि अब ये लोग उसे पकड़ेंगे। उससे पहले वो अपनी बंदूक निकाल करके इन पे गोलियां चलाने लगता है। तब ये लोग भी उसका पीछा करते हैं। वो गोलियां चलाते हुए पहुंच जाता है छत पे, जहां जाकर के उसे एहसास होता है कि उसकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। तब वो एक रस्सी को पकड़ करके नीचे उतरने लगता है। ऊपर इलियट खड़ा है मगर ये रस्सी इतनी बड़ी नहीं है कि नीचे आ सके। अब नीटी उसके निशाने पे है मगर इलियट गोली नहीं चलाता। अगर वो मारेगा उसे तो ये कानून का उल्लंघन होगा। वो नीटी को ऊपर खींच के कहता है कि मैं तुम्हें फांसी की सजा दिलवाऊंगा क्योंकि तुमने मेलोन को मारा है। तब वो हंस करके कहता है कि मुझे या कपोन को कोई कभी जेल नहीं भिजवा सकता और ना ही हमें कोई सजा मिलेगी। कहीं ना कहीं इस बात का आभास इलियट को भी है। तब वो गुस्से में नीचे फेंक देता है नीटी को क्योंकि उसने मेलोन को मारा है और उसे सजा मिलनी चाहिए। उसकी लाश के पास अब स्टोन जाता है। जैसे ये लोग कोर्ट रूम के अंदर आ रहे होते हैं, स्टोन ला करके उसे एक पेपर देता है जिसे उसने निकाला हुआ है नीटी के पास से। यहाँ पर सारे जूरी का नाम लिखा है और उनके नाम के सामने पैसे भी लिखे हैं कि किसको एल कपोन ने कितने पैसे खिलाए हैं। ये पेपर लेकर के तुरंत इलियट पहुंच जाता है जज के पास ये सच्चाई बताने के लिए कि सारे के सारे जूरी बिके हुए हैं। इस चीज को देखने के बाद जज थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि ये कागज कुछ भी प्रूफ नहीं करता, सिर्फ नाम के सामने नंबर लिखा है। इससे कुछ भी प्रूफ नहीं होता कि इन लोगों ने पैसे लिए हैं या नहीं। इन बातों को सुनने के बाद इलियट को एहसास होता है कि या तो जज ने भी पैसे खाए हैं या फिर वो कपोन से डर रहा है। तब इलियट यहाँ पे अपनी चाल चलता है और कहता है कि मेरे पास वोल्टर की एक डायरी है जिसमें जज का भी नाम लिखा हुआ है, तो अगर आज एल कपोन आजाद हो गया तो अगले दिन वो डायरी मीडिया वालों को दे देगा, फिर जाना पड़ेगा जज को जेल। इस बात से जज डर जाता है। जैसे ही दोबारा कार्यवाही की शुरू होती है, जज थोड़ी देर रुकता है और दूसरे लोगों को बुला करके कहता है कि बगल के कोर्ट रूम में जितने भी जूरी हैं उन्हें यहाँ पे बुलाओ। इस बात को सुनते ही अब कपोन भड़क जाता है और उसका वकील भी। अब नए जूरी के सामने इन्हें दलीलों को पेश करना पड़ता है। कहीं ना कहीं कपोन का वकील भी डरा हुआ है। वो नॉट गिल्टी की जगह गिल्टी बोलता है। इस बात को सुनते ही अब कपोन भड़क करके मारने लगता है अपने ही वकील को। तब जज उसे सजा सुनाता है 14 साल की। सारे लोग खुश हैं कि कपोन को पहली बार सजा मिली है मगर कपोन यहाँ पे सबको गालियां दे रहा है। तब इलियट आता है उसके पास और कहता है कि अब तुम जाओगे जेल और जेल में तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने बाहर लोगों के साथ किया है। अब एल कपोन चला जाता है जेल और समय ऐसे ही बीतने लगता है। थोड़े समय के बाद अब इलियट भी जाने लगता है इस शहर को छोड़ करके। वो जिस काम के लिए आया था उसका काम पूरा हो गया। जाते समय एक रिपोर्टर उससे मिलता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने एल कपोन को गिरफ्तार करवाया। उसके साथ साथ ये भी बताता है कि शराब से बैन हटाने वाली है यूएस गवर्नमेंट। मगर इलियट इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। वो अपने रास्ते निकल जाता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।